ना, लेकिन कोशिश तो हम लोग करेंगे ना, तो वही कोशिश करना है अपना। चलिए देखते हैं अभी। जैसे हम लोग, एक तरीका है याद रखने का, ये कुछ बच्चे याद रखने के लिए इसे यूज करते हैं। एक टर्म होता है CIVIL। सी वाले सर्किट में I आगे और ये पीछे, और L वाले सर्किट में V आगे I पीछे। देखिए, ये यदि सी का प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, इन इस वाले डायग्राम से आप यहां से आप ये लिख सकते हैं, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट I is ahead in phase by pi by 2 with respect to V। और आप यदि बात करते हैं L वाले सर्किट में, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट V is ahead in phase by pi by 2 with respect to I। ऐसे आप सिविल से याद रखने की कोशिश करिए कि एसी सर्किट में कौन आगे कौन पीछे। देखिए, यदि रेजिस्टेंस वाला है, ये डायग्राम सेट करना बहुत जरूरी है, डाटा सेट करना बहुत जरूरी है। यदि V नॉट साइन ओमेगा टी है तो I आप क्या लिखते हैं, I लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। I नॉट क्या हो गया, V नॉट बाई आर। और पावर एवरेज क्या हो गया, IRMS VRMS cos फाइव। सबके लिए यही होता है। यदि आप बात कर रहे हैं कैपेसिटर वाले सर्किट में, यदि इसके लिए V प्रोवाइड करते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, I निकल के चला आता है I नॉट cos ओमेगा टी, या यहाँ पर लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जहाँ I नॉट क्या हो जाता है, V नॉट बाई एक्स सी क्या हो जाता है, 1 बाई ओमेगा सी। फेज डिफरेंस कितना देख रहे हैं, पाई बाई 2। पावर एवरेज कितना हो गया, फॉर्मूले से 0। पावर फैक्टर कितना हो गया, पावर फैक्टर cos पाई बाई 2 cos फाइव, ये भी 0। यदि कैपेसिटर के बाद प्योर इंडक्टर है, उनके लिए हमने क्या कहा, फिर से देखिए। इंडक्टर के लिए हमने कहा यदि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है तो I बराबर माइनस I नॉट cos ओमेगा टी, या इसे लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब कौन पीछे है, तो पाई बाई 2 पीछे है, पाई हो गया पाई बाई 2, कौन करंट पीछे है, पाई बाई 2 फेज में। अब पावर यहाँ x I नॉट कितना हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा V नॉट बाई XL क्या हो जाता है, 1 बाई सिंपली ओमेगा एल। और ये पावर एवरेज क्या हो जाएगा, 0। कॉस पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर ये भी हो जाएगा 0। एवरेज पावर भी हो गया 0। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। फिर से देखिए, इनको डायग्राम में मैं आपको कैसे याद रखना सिखाता हूँ। यदि ऐसे देखिए, यदि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी इनमें है, तीनों में,
अब यदि मैं बात करता हूँ v बराबर, तो ये होगा v नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें बात करता हूँ v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगली मैं बात करता हूँ v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इन सबको एक साथ यदि चित्र में देखते हैं, यदि अलग अलग चित्र में देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए मैंने सिखाया था आपको आई और v दोनों एक ही फेज में है। यहाँ मैंने आपको सिखाया था कि आई यहाँ पर है, v उससे पाई बाई टू पीछे है और एक्स सी यहाँ दिख रहा है। ये वी आर की बात करते हैं। इसमें दिखाया था आई और वी एल यहाँ पे, एक्स एल यहाँ पे, पाई बाई टू आगे है। आई हमेशा मैंने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया है। यदि हम इनको एक डायग्राम में दिखाना चाहते हैं, चेक करिए, यहाँ दिखा देते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ दिखा देते हैं इंडक्टर, यहाँ यहाँ दिखा देते हैं कैपेसिटर। आई को हम लोग फिक्स कर लेते हैं इस जगह पे। यहाँ होगा वी एल वी सी, यहाँ होगा वी एल और यहाँ होगा वी आर। और यदि हमें कोई कहता है रिजल्टेंट वी सोर्स का कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट भी मैंने यहाँ लिखा वी, ये कितना हो जाएगा, वेक्टर सम देखिए, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। सर ये चित्र आप क्या बना बना के सिखाने के चक्कर में रहते हो। यहाँ पर होगा फेज डिफरेंस आई और वी के बीच का, आई और वी के बीच का ये होगा फेज डिफरेंस। कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा वी आर बाई वी, वी मतलब सोर्स जो होगा उसका वैल्यू, कॉस फाई। यदि आप बात करना चाहते हैं टेन फाई, टेन फाई हो जाएगा वी एल बाई वी आर। अब आपको ये चित्र यदि नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप बगल में देखिए ना, इस चित्र को देखिए। यदि आप इन तीनों को लेते हैं एक साथ, यहाँ मैंने दिखाया आर, यहाँ मैंने दिखाया सी और ऊपर मैंने दिखा दिया है एल, ये एक्स सी है, ये एक्स एल है। यदि मैं इनका नेट जेड देखना चाहता हूँ रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स सी माइनस या एक्स एल माइनस एक्स सी, कोई भी हो, स्क्वायर में है दिक्कत नहीं, प्लस आर स्क्वायर। और अब आपको फेज डिफरेंस देखना है, तो ये फाई, कॉस फाई कितना हो जाएगा, आर बाई जेड। टेन फाई यदि चाहिए तो एक्स एल बाई आर। यदि आपको पावर फैक्टर चाहिए तो यही हो गया पावर फैक्टर। यदि आपको चाहिए एवरेज, तो ये आई आर एम एस, वी आर एम एस, कॉस फाई। आपको चाहिए वी नॉट हो जाएगा आई नॉट बाई जेड। ये सारे आपको फॉर्मूले सेट करने हैं अपने दिमाग में। ये जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र को सेट करना है आपको अपने दिमाग में। आई हमेशा हम एक ही एक्सिस पर ले लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस वाला भी जो होगा वो उसी एक्सिस पे होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं। इंडक्टर वाला जो भी होगा वो पाई बाई टू आगे होगा, मतलब वाई पॉजिटिव पे चले गए हम लोग। और कैपेसिटर वाला भी वो निगेटिव पाई बाई टू, मतलब पीछे होगा पाई बाई टू, तो वाई निगेटिव पे चले आए। आपको आपको इसको देखना होगा एक बार इस तरह से भी। आप यदि रेजिस्टेंस देख रहे हैं और इंडक्टर भी देख रहे हैं, कैपेसिटर भी देख रहे हैं, और यहाँ वोल्ट मीटर एसी मेजर, वोल्ट मेजर करने वाला लगाते हैं, वी आर ये देगा, ये देगा वी सी, और एक और वोल्ट मीटर लगाते हैं, देगा वी एल, और ये है वी सोर्स। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। हम लोग जानते हैं
Z इक्वल्स टू अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, IRMS से मल्टीप्लाई कर दीजिए, IRMS Z। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, IRMS XL माइनस IRMS XC स्क्वायर प्लस IRMS R का स्क्वायर। यहाँ चेक करिए IRMS Z क्या हो गया, ये Z तो पूरा इसका इफेक्टिव होने वाला है ना रेजिस्टेंस, तो IRMS Z दे देगा टोटल जो सप्लाई वहां पर वोल्टेज है उसका RMS वैल्यू, वोल्टेज या रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट जब हम बोल रहे हैं तो जनरली आरएमएस वैल्यू लेके, एक्सेप्शनली बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहां सोचिए आईआरएमएस एक्सएल क्या देगा, एल के क्रॉस का आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का जिसे हम मेजर करते हैं। आईआरएमएस एक्ससी क्या देगा, सी के क्रॉस का वोल्टेज जिसे हम मेजर करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर, और प्लस आईआरएमएस आर क्या देगा, आर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज जो हम मेजर करते हैं वी आर। तो यहाँ आपको यदि ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन, तो ये रिलेशन याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए ना, यहाँ है वी आर आई के बगल में, यहाँ पर था वी सी और यहाँ पर था वी एल। यदि आपको नेट चाहिए था तो क्या लिखते, वी एल माइनस वी सी ऊपर या वी सी माइनस वी एल नीचे, और आर 90 डिग्री दिख रहा है, रिजल्टेंट यहाँ भी आ जाता, कितना लिख देते, चेक करिए, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपके मन में ये विचार यदि आ रहा हो, ऐसा जनरली आता है कि सर हमने तो पढ़ा था कि वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल बराबर भी, तो ये आरएमएस वैल्यू का रिलेशन ऐसा नहीं होता, और हम जो मेजर कर रहे हैं वोल्ट मीटर से वो आरएमएस वैल्यू नहीं है, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ, आरएमएस वैल्यूज वो जो मेजर कर रहे हैं वो आरएमएस वैल्यू है, और आरएमएस वैल्यू का सम भी के बराबर नहीं आने वाला। तो सर तो इसका मतलब लूप रूल वैलिड नहीं है, तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। लूप रूल यदि इंस्टेंटेनियस वैल्यू को लेकर के तुम देखोगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को लेकर के कैसे देखते लूप रूल, हाँ सर वो भी एक बार बता दो। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को लेके कैसे लिखते लूप रूल, आई आर प्लस क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू वी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का किसी एट टी ये वैलिड है, इज वैलिड, बट फॉर आरएमएस वैल्यूज वी आर प्लस वी सी प्लस वी सी प्लस वी एल इक्वल्स टू वी इज नॉट वैलिड। ये ध्यान रखिएगा कि वी एल वी सी वी आर जो हम मेजर करते हैं एक्चुअल में वो इंस्टेंट का वैल्यू नहीं होता है, एक सेकेंड में 100 बार बदलने वाले को कौन मेजर करेगा, तो उसमें एवरेज जीरो है, एवरेज भी नहीं मेजर करते, आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। आरएमएस वैल्यू इनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एसी वाला वोल्ट मीटर और डीसी वाले वोल्ट मीटर अलग अलग होते हैं। डीसी वाले वोल्ट मीटर जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करने वाला होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करने वाला होता है, तो वो अलग तरह से काम करता है, और वो वैल्यू कौन सा देता है, आरएमएस वैल्यू देता है। और आरएमएस वैल्यू में कौन सा रिलेशन वैलिड है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वैलिड है जो वो यहाँ आप देख रहे हैं, ये 3 स्टार दे करके यहाँ बताया गया है, v इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। इनके क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर है एक वोल्ट मीटर लगा हुआ जो मेजर कर रहा है 30 वोल्ट, और यहाँ पर है एक वोल्ट मीटर लगा हुआ जो मेजर कर रहा है 40 वोल्ट, और आपसे कहा गया कि बताओ जो सोर्स यहाँ पर है इस सोर्स का वोल्टेज कितना होगा। ऑब्वियस है आरएमएस वैल्यू दिया गया है और आरएमएस ही पूछा गया है, क्या दिमाग में आना चाहिए आपके,
सर मेरे तो कुछ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा सबसे पहले ये चित्र बना लो। यहाँ देखो आर, यहाँ देखो सी, यहाँ लिखो वी आर, यहाँ लिखो वी सी, और यहाँ आ जाएगा वी। ये है 30 वोल्ट, ये है 40 वोल्ट, और तुरंत आप चिल्लाओगे वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 30 प्लस 40 का स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 50 वोल्ट। काम खत्म। सर मेरे तो ये भी समझ में नहीं आया। घबराना नहीं है, आप 100 बार सीखोगे, 200 बार भूलोगे, फिर 300 बार और सीखोगे, फाइनली याद रखना है तो एग्जाम में काम आएगा। वरना है आसान। और ज्यादा गणित गणित मत खेलना, जो सिखा रहे हैं वेक्टर के नजरों से देखना। यदि आप सीख गए तो सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं, गारंटी मेरी है। और आप नहीं सीखो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। 90% बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, आपको भी लगेगा। यहाँ पर है 60 वोल्ट, और यहाँ उसके आगे भी है दूसरा वोल्ट मीटर, वो दे रहा है 60 वोल्ट। आपको बताना है कि सोर्स का कितना होगा वोल्टेज अप्लाई, तुरंत बोलो। अरे कुछ तो बोल दो। अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, दैट इज 60 रूट 2 अंडर रूट यस एफ सर। स्क्वायर और एफ स्क्वायर, दैट इज एफ रूट 2 अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 30 रूट 2, तो 60 रूट 2। परफेक्ट, बहुत बढ़िया जवाब। तो इसी तरह से सोचो, यदि ये होता, अभी मैं बोलूंगा और तुम तुरंत जवाब दे सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये है वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर का रीडिंग 60 वोल्ट, और दूसरे वोल्ट मीटर का रीडिंग हमसे पूछा गया है, और सोर्स ने अप्लाई किया है 100 वोल्ट। जल्दी बताओ वी आर कितना होने वाला है। कैसे देखेंगे? वी अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला अप्लाई कर लो। 100 इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर, वही तो ढूंढ रहा हूँ, प्लस 60 स्क्वायर। ये हो गया 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर। तो वी आर एस कितना हो गया, अंडर रूट 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस बी 160, अंडर रूट ए माइनस बी 40, ये आ गया 80। 80 ओम हो जाएगा, 80 वोल्ट हो जाएगा। 80 80। ये आइडिया समझ में आ गया सबके? सर यस आने ही सर। वाला है। यहाँ चेक करो इन दो के वैल्यूज। एक के क्रॉस है V1 30 वोल्ट, और दूसरे के क्रॉस है V2 40 वोल्ट। बताओ सोर्स का कितना? 30 वोल्ट और 40 वोल्ट, सोर्स का कितना? तो ध्यान से देखो, चित्र बनाओ। यहाँ पे ये एक्स सी, ये एक्स एल, यहाँ वी एल, ये वी सी। तो वी कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी एल माइनस वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। वी आर तो है जीरो, है ही नहीं तो कहेगा। तो ये कितना हो गया, 40 माइनस 30 का स्क्वायर, और ये हो गया 40 25। माइनस 30। और एक बालक ठीक से देखो, अच्छा 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट समझ में आ गया? अरे दो वेक्टर देखो ना यार, एक वेक्टर है 30 और दूसरा वेक्टर है 40, अपोजिट है, वेक्टर वेक्टर खेलो। तो नेट कितना हो जाएगा, 10, ऊपर 10 वोल्ट हो गया। यही हो गया सोर्स का। ये नहीं समझ में आया होगा, एक बार और समझाओ। ये देखो, यहाँ पर वोल्टेज का रीडिंग है V1 80 वोल्ट, और यहाँ एक कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू है V2 200 वोल्ट, और तुमसे पूछा गया सोर्स का वोल्टेज बता दो। बताओ सोर्स का जल्दी। 200 माइनस 80, 120 वोल्ट। सर ये माइनस कैसे होगा यार, रहस्य है रहस्य। ये किसका रिलेशन है, आरएमएस का। सर रहस्य कैसे, मैं थोड़े ना मान लूंगा आपकी बात। तो देखो ये डेरिवेशन देखो, जेड जो होता है वो होता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर ये भी डेरिवेशन कहाँ है, ये तो आपने जबरदस्ती याद करवा दिया है, एकदम सही जा रहे हैं। तो इसको जब याद रखोगे तो आईआरएमएस से मल्टीप्लाई करो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा डिराइव होके, वी इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर।
यदि प्योर रेजिस्टेंस वाला होगा तो V इक्वल्स टू वी आर, यदि रेजिस्टेंस गायब है V बराबर VL माइनस VC या VC माइनस VL। ध्यान रखो इस जगह से। सर सारा तो आप कहोगे ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो, मैं तो चैप्टर छोड़ने की सोच रहा हूँ, बड़े नेक विचार है। यहाँ देखो इस जगह, यहाँ पर है R 40 ओम और ये है XL, ये है XL, ध्यान देना, ये है 30 ओम और ये है 200 वोल्ट। बताओ करंट कितना होगा आई सर्किट में, कितना होगा? सर ये भी मुझे नहीं पता। अरे कोई नहीं यार, घबराना कहाँ है, फिर से वो चित्र बनाओ। यहाँ देखो R, यहाँ देखो यहाँ मत देखो, यहाँ देखो R, यहाँ देखो XL, ये हो गया 30 ओम और ये हो गया 40 ओम, और यहाँ देखो Z 50 ओम, ये देखो 5, और IRMS क्या लिखते हैं? VRMS अपॉन Z, VRMS 200 और Z कितना 50, कितना हो गया 4 एम्पियर। मजे लो सर, अब तो आप पावर फैक्टर भी बता सकते हो। अरे जरूर, R/Z 40/50। सर आप तो पावर एवरेज भी बता सकते हो। अरे निश्चित रूप से IRMS VRMS cos 5। सर आप तो वाटलेस करंट भी बता सकते हो। वाटलेस करंट, हाँ यार ये होता था IRMS sin 5। सर cos 5 से sin 5 कैसे निकलता है? महेश सर से पूछो। समझ में आया या नहीं? यस सर। इतने तेजी में आप बताओगे तो मैं कैसे कह दूं समझ में आया? अगले टर्न पे बताऊंगा, कोई बात नहीं। आसानी से देखो, अकल इस चैप्टर में कम लगाना है, एक पर्टिकुलर स्टाइल है, उसे आप फॉलो करोगे, रिजल्ट तुरंत तुरंत हाथ में आएगा। अब आप कुश्ती लड़ोगे क्वेश्चन से तो फिर तो भगवान मालिक। यहाँ देखो ये XL, ये है 100 ओम, ये है XC, ये है 20 ओम और ये है 160 वोल्ट। बताइए आई कितना होगा सर्किट में? सर आप तो हर एक में चित्र बनाते थे, तो मैं कौन सा मना करता हूँ? बनाओ ना चित्र। यहाँ कौन कौन है? XC है, यहाँ XL है, तो सर आपने फिक्स किया हुआ है जगह, हाँ इससे हटना मत, ये मेरा स्टाइल है। XL है, XC है, तो नेट कितना हो गया सर? हाँ वेक्टर वेक्टर खेलो, 80 ओम। काम हो गया, काम बन गया अपना। आई का वैल्यू कितना लिखने वाले हो तुम? आई बराबर VRMS बाई Z 160/80। जेड में अभी X है, केवल R है ही नहीं, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। काम खत्म। सोचो इसे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सर थोड़ा सा क्या चेंज किया? थोड़ा सा ये चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस भी डाल दी और रेजिस्टेंस कह दिया 80 ओम, ये 60 ओम। अब बताओ तो कितना करंट होगा? यदि रेजिस्टेंस भी 60 ओम आ जाए, प्रकट हो जाए इसके ऊपर, तो जेड क्या 80 रहेगा या बदलेगा? जेड कितना होगा? अरे यार अब 80 और 60 दिख रहा है तो जेड बोलने में क्या 2-3 दिन लगाओगे तुम लोग? बोलो ना 100, चिल्लाओ। अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 68, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 रट्टा मारा होगा, नहीं तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 याद होगा, तो अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 याद होगा, अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 100 याद कर लो, ऐसे ही सीधे 100 बोल दो। 160/100 कितना हो गया? 1.6 एम्पियर। 1.6। सिमरन आपके समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। लक्ष्य, आज तो लक्ष्य दिख ही नहीं रहा, लगता है नया मोबाइल से ट्राई कर रहा था, मैंने इंटर ही नहीं किया। रचित सिंगला, यस सर। समझ में आया ये? यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? तो थोड़ा से बहुत के बीच में गैप ज्यादा है या कम है? कम है वैसे तो।
ठीक है, कोशिश करते हैं। पुष्कर, आप कंफर्टेबल हो गए हैं? यस सर। शिखर, आपका क्या हाल है? ओके, हो गया सर समझ में। बहुत बढ़िया। अब बालक सोहम, आप बताओ। सोहम बालक, कंफर्टेबल या नहीं? गौतम, आप भी शांति पूर्वक सुन रहे हैं? कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया सुन रहा या हूँ नहीं? सर, आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, अब मैं इसमें तुम कहोगे तो मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, लेकिन सीखना यही है, इस बात को समझो, सीखना यही है। सर इंस्टेंटेनियस वाला कब बनाऊंगा? अरे क्या करोगे बना के यार, जब पहले इंस्टेंटेनियस का जब निकलना ही, जब तक निकालोगे तब तक वो वैल्यू ही बदल जाता है, तो इंस्टेंटेनियस का है कब निकालोगे? तो सर जो मुझसे कोई आई पूछ रहा है वो कौन सा है मैं बताऊं? एवरेज 0 होता है, वो बता लो, सब हमेशा याद रहेगा, नंबर भी 0 देगा। तो सर वैसे ही करंट पूछेगा तो मैं क्या सोचूं? अरे भाई सोचो ना आरएमएस, क्योंकि एवरेज तो 0 होता है। तो आप वैसे ही करंट पूछेगा तो सर आरएमएस बताऊंगा, हाँ। और वैसे ही वोल्टेज दिया रहेगा तो मैं आरएमएस वोल्टेज मानूंगा, हाँ। और सर आरएमएस वोल्टेज में लूप रूल वैलिड नहीं होता ना, लूप रूल वैलिड नहीं होता, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में वैलिड होता है। तो सर फिर कौन सा रूल वैलिड होता है? अरे वही जो हमने पाइथागोरस थ्योरम वाला देखा, वी स्क्वायर बराबर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होता है। सर यहाँ वेक्टर वेक्टर आप क्यों खेल रहे हो? मैं फिर कह रहा हूँ, ये शॉर्टकट है आंसर तक पहुंचने का, यही पूरी दुनिया फॉलो करेगी। यदि उसे 2 मिनट में आंसर चाहिए और 2 घंटे में आंसर चाहिए तो पहले 20 घंटे लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर सीख लो, और उसके बाद बीटेक के फर्स्ट ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन भी 100 घंटे लगा के सीख लो, तो फिर मैं सारा सॉल्व करके दिखा दूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, लूप रूल अप्लाई करके कैसे आधे घंटे में रिजल्ट तक आते हैं। ये मैंने कई बैच को समझाने की कोशिश की, और हर एक बैच को समझाने के बाद शकल देख के ऐसा ही लगा कि सर आपने इतना अत्याचार क्यों किया, इससे अच्छा तो वेक्टर वाला ही था। तो वेक्टर वाला था, यदि आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करो, काम खत्म, सारे क्वेश्चन सही बनेंगे। चलिए, तो इसमें फिर से ट्राई करते हैं, काम अपना ट्राई किया ना। सोहम, आप हो क्लास में, जगे हुए हो बालक? आगे बढ़ते हैं। यहाँ चेक करिए, यहाँ चेक करिए, एक आइडिया, एक इंपॉर्टेंट आइडिया है कि आपसे जब पूछा जाए ऐसे, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये एल, ये सी, ये एल, ये आर। तो आई हम क्या लिखने वाले हैं? हमेशा लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहां आई नॉट कहां से निकल के आता है? वी नॉट बाई जेड। और कॉस फाई कहां से निकल के आता है? आर बाई जेड। और जेड कितना निकल करके आता है? अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो आप एलसीआर सर्किट के लिए देख रहे हैं, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। अब ये एक इवेंट हम समझना चाहते हैं। ये इवेंट है कि हम आई मैक्सिमम कब होगा? इवेंट है आई मैक्सिमम कब होगा? आई मैक्सिमम होगा कब? जब जेड मिनिमम होगा। और जेड मिनिमम होगा कब? तो एक ही कंडीशन है, एक्स एल माइनस एक्स सी निगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 कर दो। और ये 0 करते ही आपके पास एक नया जगह निकल करके आया है, एक्स एल बराबर एक्स सी, ओमेगा एल बराबर
1/ωc, ओमेगा स्क्वायर हो गया 1/LC, ओमेगा का वैल्यू हो गया 1/√LC। यही कह देते हैं रेजोनेंस का कंडीशन। उस समय ओमेगा का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 1/√LC जब होगा तब ये रेजोनेंस का इवेंट है। और इस समय Z कितना है, R के बराबर, और cos फाई हमने कितना लिखा, R/Z, R/R, ये हो गया 1। इसका मतलब सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव, सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव सर्किट, सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सोच के देखो क्यों, क्योंकि वहां पर cos फाई 1 हो गया, इसका मतलब फाई फेज डिफरेंस 0 है, I भी आर इन सेम फेज, I भी आर इन सेम फेज को सिंपली फेज कह देते हैं, फेज, I भी आर इन फेज। तो हम जब बात कर रहे होंगे कि रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन हो गया, क्या हो गया, यहां पर हम देख रहे हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब यहाँ एक पॉइंट और निकल के चला आता है। वो पॉइंट क्या निकल के चला आता है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे करंट का, जब आप ग्राफ बनाएंगे एसी सर्किट के करंट का ओमेगा के साथ, एक खास ओमेगा है जहां पर करंट मैक्सिमम दिख रहा है, उसे जनरली ओमेगा नॉट कह देते हैं और वैल्यू याद रखते हैं 1/√LC। इसे कह देते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और F को ओमेगा नॉट बाई 2 पाई, 1/2π√LC को कह देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, F नॉट को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इंसान आलस में आके कभी कभी ऊपर वाला ओमेगा नॉट को भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह देता है, तो घबराना मत। अब गौर करो, यहां पर करंट क्या दिख रहा है, मैक्सिमम। यहां पर I नॉट कितना होगा, V0/R, क्यों, क्योंकि Z R के बराबर है। अब इससे थोड़ा सा भी मैं, इस जगह कैसा बिहेवियर है, इस जगह प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर, इट मीन्स I and V are in same phase। अब यदि इससे इधर आएंगे, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा कम होगा, यदि ओमेगा कम होगा तो यहां पर क्या था, XL और XC बराबर था। इधर आएंगे तो ओमेगा कम होने पर 1/ωc इंक्रीज हो जाएगा और ओमेगा C डिक्रीज हो जाए, ओमेगा L डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन डोमिनेट करने लगेगा, कैपेसिटिव बिहेवियर डोमिनेट्स, कैपेसिटिव बिहेवियर डोमिनेट। और इससे इधर जाएंगे तो ओमेगा L बढ़ जाएगा, इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेट। तो जब हम रेजोनेंस पे होते हैं तो वहां प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर होता है सर्किट का, ओमेगा नॉट यदि 1/√LC हो तो। और यदि ओमेगा को इससे कम करें वैल्यू, जैसे ही ओमेगा का वैल्यू इससे कम करेंगे तो 1/ωc बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर में ओमेगा है, 1/ωc बढ़ जाएगा और ओमेगा L घट जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में ओमेगा को हमने कम किया। तो जैसे ही XL कम हो गया, XC बढ़ गया, इसका मतलब डोमिनेट कौन कर गया, XC। और XC डोमिनेट करते ही क्या हो जाएगा, वोल्टेज बिहाइंड विथ रिस्पेक्ट टू I। कैपेसिटर कहाँ दिख रहा है, यहाँ ना। तो वोल्टेज जैसे ही ये Z डोमिनेट करेगा L के रेस्पेक्ट में, तो Z यहाँ आ जाएगा, ये भी XC डोमिनेट करेगा XL के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा Z। तो I से पीछे आ जाएगा, I से Z जो सोर्स का होगा,
सोर्स का जो जेड होगा वो क्या हो जाएगा, पीछे। फेज में ये कब, जब एक्स, जब ओमेगा को डिक्रीज करेंगे, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, और यदि ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो कौन डोमिनेट कर रहा है, फिर से सोचो, ये एक्सएल डोमिनेट करने लगेगा, एक्ससी कमजोर पड़ जाएगा, तो रिजल्टेंट जेड यहां हो जाएगा, फेज में आगे आ जाएगा कौन, वी, किससे, आई से। सर ये तो मुझे नहीं याद रहेगा, अरे तो मुझे पता है ना, ये क्यों जरूरी है कि सब एक बार में आप याद कर लो। पहले ये बताओ, ओमेगा एल किसका वैल्यू था, एक्स एल का। ओमेगा आर 1/ओमेगा सी किसका वैल्यू था, एक्स सी का। तो हम ग्राफ बनाते हैं, ये आर एक्स और आर का ग्राफ है, और ये है ओमेगा। तो आर तो फिक्स रहता है, आर में तो कोई लफड़ा नहीं है। एक्स एल क्या होने लगता है, एक्स सी कम होता जाता है ओमेगा के बढ़ने के साथ साथ, और एक्स एल को हम देखते हैं बढ़ता जाता है ओमेगा बढ़ाने के साथ साथ। अरे सर आपको ऐसे कैसे दिखने लगता है, अरे भाई गजब करते हो, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, वाई बराबर एम एक्स का रिलेशन फॉलो कर रहा है, ओमेगा बढ़ाते जाओ एक्सएल बढ़ता जाएगा, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, ओमेगा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक्सी कम होता जाएगा। अब गौर करो ना, अब गौर करो, ये जो पॉइंट है यही है वो ओमेगा नॉट, जहां क्या दिख रहा है, एक्सएल और एक्सी बराबर, मतलब 1/√LC है ओमेगा नॉट उस जगह पे। अब जैसे ही इस जगह से इधर आएंगे तो देखो कौन डोमिनेट करने लगा, एक्स सी यहां और एक्स एल यहां, एक्स सी डोमिनेट करने लगा, वी बिहाइंड इन फेज विथ रिस्पेक्ट टू आई। और यदि आप इधर आते हैं तो चेक करिए कौन डोमिनेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर ओमेगा के लिए, यहां पर देखिए एक्स सी और यहां देखिए एक्स एल, तो एक्स एल डोमिनेट्स, वी ahead in phase with respect to I। तो आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर, I and V are in phase, same phase, are in same phase, I and V are in same phase। आराम से सोच के देखिए, इस चित्र को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं क्या, गौतम, रचित, अरे आप सुन तो पा रहे हैं ना, हेलो, यस सर आवाज आ रही है, नहीं करना एक्सप्लेन सही है। अच्छा, तो अब यहाँ मुझे ये बताइए आप लोग, और क्या देखा, रेजोनेंस पे जेड कितना हो जाता है, आर के बराबर। पूछो मुझसे सर रेजोनेंस क्या है, अरे वो कंडीशन जिस समय करंट मैक्सिमम हो एलसीआर सीरीज सर्किट में। सर वो कंडीशन क्या है, जेड मिनिमम हो जाए। सर वो कंडीशन क्या है, एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए। सर वो कंडीशन क्या है, ओमेगा हो जाए 1/√LC। सर ये जो ओमेगा है ये क्या कहलाता है, या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाता है। सर इस समय जेड कितना हो जाता है, आर में करंट कितना हो जाता है, आई नो वी नॉट बाई जेड या आई नॉट बाई वी नॉट बाई जेड या वी नॉट बाई आर। सर ये आरएमएस है, नहीं नहीं, वी नॉट मतलब पिक वैल्यू था, तो ये आई नॉट पिक वैल्यू है, आरएमएस चाहिए तो √2 से डिवाइड करो।
V बराबर V नॉट sin ओमेगा टी में V नॉट पीक वैल्यू होता है, वोल्टेज एम्पलीट्यूड, वो RMS नहीं होता है। केवल V कहीं लिखा गया होता है तो हम लोग जानते हैं कि वो RMS वैल्यू दे रहा होगा एग्जाम में। तो हमने क्या क्या डिसाइड किया कि यहाँ XC का ओमेगा के साथ ग्राफ कैसा होगा, XL का ओमेगा के साथ ग्राफ कैसा होगा, R का ओमेगा के साथ ग्राफ कैसा होगा। यदि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ओमेगा आप बदलते जाओगे एसी सप्लाई का, तो उससे R पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब ये R फिक्स ही रहेगा। लेकिन XC और XL बदलता है, ओमेगा बढ़ाने से XC कम होता है, ओमेगा बढ़ाने से XL बढ़ता है। XL लीनियर नहीं बनता है और XC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले फॉर्मेट में कम होता है। अब यदि मैं वापस भी चलता हूं तो वापस चल के फिर देखिए एक बार, यहां पर आई क्या दिख रहा है, ओमेगा नॉट वाले पोर्शन के लिए आई मैक्सिमम है, और जैसे ही ओमेगा नॉट से लेफ्ट आएंगे, ओमेगा कम करेंगे, तो अब XL XC बराबर नहीं रहा, इसका मतलब Z बढ़ गया, और Z के बढ़ने के साथ ही करंट कम होने लगेगा। तो लेफ्ट साइड में भी कम करंट कम होने लगा, और राइट साइड जाएंगे, ओमेगा बढ़ाएंगे, तब भी करंट कम होने लगा। और जैसे ही आप ओमेगा नॉट से कम करते हैं तो कैपेसिटिव बिहेवियर डोमिनेट कर जाता है। 1 बाय ओमेगा सी में ओमेगा कम होने पर बढ़ने लगता है वैल्यू, ओमेगा के कम होने पर 1 बाय ओमेगा सी बढ़ने लगता है, और 1 बाय ओमेगा सी यदि बढ़ने लगता है तो हम लोग क्या कह देते हैं, करंट जो है अब जो सर्किट है वो कैपेसिटिव बिहेवियर वाला हो गया। इसका मतलब भी पीछे होगा, आई आगे होगा फेज में। और यदि ओमेगा नॉट से ज्यादा ओमेगा कर दें अप्लाई, ज्यादा ओमेगा वाला एसी, तो क्या होगा, XL डोमिनेट करने लगेगा, इंडक्टिव बिहेवियर हो सर्किट का, वोल्टेज फेज में आगे हो जाएगा, जहां cos फाई क्या होगा, फिर पावर फैक्टर वो R/Z होगा। यहाँ पे एक पॉइंट और समझाया जाता है कि जब आप अलग अलग देखें, ये 3 कर्व दिख रहे हैं, ये 3 पहाड़ी दिख रहे हैं, ये 3 कर्व दिख रहे हैं, 3 अलग अलग LCR सर्किट। इसमें से सबसे ज्यादा शार्प कौन सा पहाड़ी दिख रहा है, 1 वाला या 2 वाला या 3 वाला? सबसे ज्यादा शार्प कौन सा पहाड़ी दिख रहा है? अरे शार्प का मतलब जिसमें ढलान ज्यादा हो यार, चाहे लेफ्ट साइड जाए या राइट साइड जाए। या चाकू की तरह दिख रहा है, तो कौन सा चाकू सबसे शार्प है? या थर्ड। बहुत बढ़िया। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक टर्म इसके साथ एसोसिएटेड है, क्वालिटी फैक्टर, Q इक्वल्स टू XL बाई R और XC बाई R। एज या और Q इक्वल्स टू XL लिखते हैं ना, ओमेगा नॉट L बाई R, ओमेगा नॉट हो जाता है 1 बाई अंडर रूट LC L बाई R, ये हो गया 1 बाई R अंडर रूट L बाई C। इस फॉर्मूले को याद ही रखना है। अब इसे कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। Q इज measure of sharpness of resonance. Q is measure of sharpness of resonance. Q is measure of sharpness of resonance.
आप गौर से देखो, जिसका आर और सी का वैल्यू कम होगा और एल ज्यादा होगा उसकी शार्पनेस ज्यादा होगी। और शार्पनेस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यदि ओमेगा को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो करंट बहुत तेजी से नीचे आएगा। और इसको डिफाइन किया गया है, यदि एक ही चित्र बना के मैं आपको इसमें समझाऊं इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो ध्यान से देखिए। यहां पर हमने देखा ओमेगा नॉट, यहां पर करंट कितना है आई नॉट, और कहीं ना कहीं करंट होगा आई नॉट बाई √2। उसके लिए या तो डेल्टा ओमेगा आपको इस तरफ आना पड़ेगा कम, या तो डेल्टा ओमेगा सिमेट्री से आगे जाना पड़ेगा। यहाँ जो विड्थ हो गया ये हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। तो क्वालिटी फैक्टर को डिराइव करते वक्त यूज किया जाता है, ये डिफाइंड है ऐसे, Q इक्वल्स टू ये हो जाएगा ओमेगा नॉट देख सके, Q इक्वल्स टू हो जाता है ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा। पहले तो ये बताओ, एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना है Q बराबर 1/r √L/c, वो भी नहीं याद रहे तो Q बराबर या तो XL/r या XC/r। सर दोनों कैसे? क्योंकि रेजोनेंस वाला XL या XC यूज करते हो वो सेम होता है, इसीलिए या तो XL/r या XC/r। XL लिखोगे ओमेगा नॉट L, या XC लिखते हैं तो 1/ओमेगा नॉट C। ओमेगा नॉट का वैल्यू आपको याद है 1/√LC, रेजोनेंस वाला है इसलिए। तो √L ऊपर वाले L से कट के हो जाएगा √L/√C, तो 1/r √L/c ये हो गया Q क्वालिटी फैक्टर। और ये आप कहाँ से डिराइव करके लाने वाले हैं? तो ये लाने वाले हैं डिराइव करके आप यहाँ से ओमेगा नॉट बाय ट्वाइस डेल ओमेगा। तो ये आप ओमेगा नॉट बाय ट्वाइस डेल ओमेगा में डेल ओमेगा किसी तरह डिराइव कर लेते हैं। कैसे डिराइव कर लेते हैं? तो उस डेल ओमेगा के वो वहां ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा यूज करते हैं एक्सएल एक्ससी निकालने में, यहाँ वाला एक्सएल एक्ससी निकालने में, एक्ससी और एक्सएल निकालने में क्या यूज करेंगे? ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा। और जब उसे यूज कर लेते हैं तो जेड निकल आता है, और जेड निकल आता है तो वी नॉट बाई वहां वाला जो जेड है, और वो जो वी नॉट बाई r√2 है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि आई नॉट बाई √2 होगा वी नॉट बाई r√2, क्योंकि आई नॉट क्या था? आई नॉट था वी नॉट बाई r, क्योंकि जेड मिनिमम था उस समय r था, इसमें वी नॉट कट जाता है तो ओमेगा निकल करके डेल्टा ओमेगा निकल करके डायरेक्ट 2 डेल्टा ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा निकल जाता है, और वो निकल करके चला आता है XL बाई R, XL बाई R या XC बाई R, या ये हो जाता है 1/r √L/c। ये इसका मेजर है शार्पनेस और ऑफ रेजोनेंस। ये एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है। एक्सएल भी ओम में, आर भी ओम में, एक्सी भी ओम में, आर भी ओम में। ओम और ओम का रेशियो लेंगे तो वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी। और ये क्वालिटी फैक्टर, ये नंबर जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, वो ज्यादा शार्प है, वो ज्यादा मतलब थोड़ा सा भी हम ओमेगा नॉट से डिस्टर्ब करेंगे तो बदल लेगा फ्रीक्वेंसी, बदल लेगा करंट का वैल्यू सर्किट में। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मेजर कौन है? इक्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा मतलब रेजोनेंस ज्यादा शार्प, मतलब थोड़ा सा भी ओमेगा नॉट हेर फेर करने पर करंट बहुत तेजी से डिटोरिएट होगा। ये डेल्टा ओमेगा ये कौन सा डेल्टा ओमेगा है? ओमेगा नॉट से उतना चेंज करें जिससे कि करंट बदल करके आई नॉट से आई नॉट बाई √2 हो जाए। सर यही क्यों लिया गया है? यही लिया गया है, जस्ट ये डिफाइंड कर रहे हैं ऐसे। आई नॉट बाई √2 जो IRMS वैल्यू होता है ये DC इक्विवेलेंट है, और आई नॉट जो है पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू से DC इक्विवेलेंट तक आने में कितना ओमेगा का चेंज हुआ? तो ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा ये दे देता है क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो कहानी इसकी आप यहीं तक रखते हैं।
थैंक यू। आप लोगों के कल का क्लास नहीं होगा, ठीक ना, छुट्टियां हैं आप लोगों की कल राखी की। और हम लोग इसीलिए आपके पास टाइम है, तो आप चाहें तो एक्सरसाइज ईएमआई वाला खत्म करिए, ईएमआई एसी वाला एक्सरसाइज 1 पूरा चैप्टर निपटा डालिए, आपके पास टाइम है। कल रिलैक्स कर रहे हैं, घर में बैठिए और पूरा चैप्टर निपटाइए। अभी के लिए Okay. बाय बाय।